नमस्कार दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हाजिर हैं हम एक नए और ज्ञान से भरे टॉपिक के साथ। हमारा आज का विषय है ईयर इन्फेक्शन, रेडनेस, इचिंग एंड पस ड्रेनेज इन टीनेज गर्ल्स। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर चंदेश के साथ आज की बातचीत का सिलसिला ईयर इन्फेक्शन, रेडनेस, इचिंग एंड पस ड्रेनेज इन टीनेज गर्ल्स में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये ईयर इन्फेक्शन क्या होता है और ये कितने प्रकार का है। ईयर इन्फेक्शन जानने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ईयर के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर, एक मिडल ईयर और एक इनर ईयर। तो इन तीनों ही पार्ट्स की अलग अलग इन्फेक्शंस होती हैं। ऑल्दो ये आपस में इंटर रिलेटेड है, पर फिर भी हम इनके अलग अलग पार्ट की अलग अलग इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो एक्सटर्नल ईयर है, जो हम बाहर देखते हैं, उसकी इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन है। उसकी इन्फेक्शन को हम एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो नॉर्मली ये बच्चों को या टीनेजर्स को आदत होती है कान में बड्स लगाना या सुई या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना कान में इचिंग करने के लिए या क्लीन करने के लिए। ये उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होती हैं। हम जब ईयर को स्क्रैच करते हैं तो उससे थोड़ी सी इंजरी हो जाती है और इंजरी होने से इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये एक्सटर्नल ईयर की इन्फेक्शन है। उसके बाद मिडल ईयर की इन्फेक्शन। मिडल ईयर की इन्फेक्शन में नॉर्मली जो हम जिस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं कि पस डिस्चार्ज, वो मिडल ईयर में ही होती हैं। मिडल ईयर में जो इन्फेक्शंस हैं नॉर्मली कोई जुकाम या गला खराब होने के बाद में होती हैं, उनकी सीक्वली होती हैं। ये इनर ईयर की इन्फेक्शंस मेरा ख्याल है कि आज के टॉपिक में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा हम अपने आज की जो टॉपिक है, जो आज की डिस्कशन है, वो एक्सटर्नल और मिडल ईयर में ही रखें। सर, हम जब ईयर इन्फेक्शन की बात करते हैं तो काफी लोग ना पस के बारे में भी बात करते हैं। तो सर, जो ये पस ड्रेनेज है वो ईयर इन्फेक्शन का पार्ट है या फिर वो कुछ और ही है? पस ड्रेनेज है, ये ईयर इन्फेक्शन का पार्ट ही है, क्योंकि पस मींस कि इन्फेक्शन हुई हुई है। कहीं पे भी बॉडी में कहीं भी पस हो, दैट मींस कि इन्फेक्शन हुई हुई है। तो सिमिलरली ईयर में भी ऐसे ही है कि मिडिल ईयर में जब किसी को जुकाम हो या गला खराब हो तो उससे जो गला और कान की कम्युनिकेशन है वो बंद हो जाती है, और बंद होने से नेगेटिव प्रेशर अंदर मिडिल ईयर में बन जाता है और उससे ये कान में पानी भर जाता है। और पानी के बाद यदि उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो इन पस में बदल जाता है, तो वो पस मिडिल ईयर में सारे भर जाती है। उसके बाद यदि पस ज्यादा हो जाए तो वो जो ईयर ड्रम है उसको फाड़ के कान के बाहर आ जाती है पस, तो पस ड्रेन होने लग जाती है। तो इसे हम कहते हैं कि पस ड्रेन हो रही है बिकॉज ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन। जी जी। तो सर, ये जो ईयर इन्फेक्शन है, रेडनेस है और जो इचिंग है, ये कितनी कॉमन है टीनेज गर्ल्स में? ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। स्पेशली ये जहाँ क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है बच्चों के लिए, वहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। शहर में जैसे हम चंडीगढ़ में रहते हैं तो ऑल्दो हम ये पेशेंट्स काफ़ी देखते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं है जितने कि रूरल एरिया में ये होते हैं। जी जी जी। सर, जैसे आपने हमें बताया कि जैसे लोग स्क्रैच करते हैं या फिर ईयरबड्स डालते हैं तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस है। सर, और क्या क्या रीजंस है ईयर इन्फेक्शन के टीनेज गर्ल्स में? ईयर इन्फेक्शन के जैसे मैंने बताया कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे कोल्ड या गला खराब होना, उससे ये सबसे कॉमन वे है इन्फेक्शन होने का। और फंगल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। जैसे कान में हम नहाते हैं या सिर धोते हैं तो कान में पानी चला जाता है और कान में पानी रह जाता है, तो वो पानी एक मीडियम बन जाता है फंगल इन्फेक्शन का। तो उससे फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। और फंगल इन्फेक्शन का यही डिफरेंस होता है दूसरी इन्फेक्शन से कि इसमें इचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इचिंग जब हम और करते हैं सुई से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से, तो उससे स्क्रैच होके और इन्फेक्शन और ज्यादा हो जाती है। तो ये फिर इन्फेक्शन ऐसे बढ़ती जाती है, फंगल भी हो जाती है और फिर बैक्टीरियल भी हो जाती है। तो जैसे हमें डॉक्टर ने बताया कि फंगल इन्फेक्शन ऐसे होता है कि जब कान में पानी घुस जाता है तो हमें ईचिंग होने लगती है और उसके लिए हम उसे स्क्रैच करने लगते हैं, जिसके कारण हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सर, अभी आपने हमें रीजंस बताया ईयर इन्फेक्शन के पीछे। सर, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इनके सिम्टम्स हैं, एक सबसे पहले है इसमें पेन होना, कान में दर्द होना, फिर इससे सुनना कम हो जाना और फीवर हो जाना। यदि बच्चों में है तो फीवर भी बहुत कॉमन है। और इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोल्ड होना, कोल्ड के सिम्टम्स या गला खराब के सिम्टम्स भी बीच में आ जाते हैं।
तो डॉक्टर ने हमें अभी बताया कि इसके सिम्टम्स होते हैं कोल्ड, गला खराब होना और इत्यादि। सर ये जो ईयर इन्फेक्शन है ये एक्यूट है या क्रॉनिक? ईयर इन्फेक्शंस पहली बार किसी को होती है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट। एक्यूट मींस के ये फर्स्ट एपिसोड हुआ है, तो इन केस एक एपिसोड ठीक हो जाता है और दोबारा कोई इन्फेक्शन हो जाए और दोबारा पस आ जाए तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक। सो कोई भी इन्फेक्शन जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या एनी नंबर ऑफ टाइम्स होती है उसको हम क्रॉनिक कहते हैं, और जो फर्स्ट टाइम हुई हो उसको हम एक्यूट कहते हैं। तो डॉक्टर से हमें अभी ये पता चला कि अगर आपको ईयर इन्फेक्शन एक बार हो रहा है तो वो एक्यूट की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है तो वह क्रॉनिक हो जाता है। इनका जो ट्रीटमेंट है अलग अलग है, एक्यूट का भी और क्रॉनिक का भी। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट हमारे पास एक्यूट के साथ आया है कि क्रॉनिक के साथ, उसी तरह उसको फिर ट्रीट किया जाता है। तो डॉक्टर से हमें ये भी पता चला कि ये जो इन्फेक्शन है इसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। एक्यूट ईयर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है और क्रॉनिक का अलग होता है। यही कारण है कि इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली ही हो जाए। सर जब भी हम किसी भी बीमारी की बात करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स या फर्दर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती है। सर इस ईयर इन्फेक्शन के साथ और कौन कौन सी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है? ईयर इन्फेक्शन में आजकल एंटीबायोटिक इतने आ गए हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो गई हैं, पर यदि हम देखें कॉम्प्लिकेशंस तो इसकी बड़ी ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि ईयर जो है वो स्कल में है, हेड में है, तो ब्रेन बिल्कुल पास में होता है, तो ब्रेन की इन्फेक्शन होने का डर है। फिर इनर ईयर जो मैं पहले बता रहा था, इनर ईयर में यदि इन्फेक्शन हो जाए उससे सुनना बहुत ज़्यादा कम हो जाना, चक्कर आने, ये सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ऐसे ही ईयर चारों तरफ से बड़ी सेंसिटिव चीज़ों से, स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत जो होते हैं वो बहुत ग्रेव होते हैं, सीरियस होते हैं। पर आजकल क्योंकि एंटीबायोटिक्स इतनी आ गई हैं तो हमें इसके लकीली इसकी कॉम्प्लिकेशन कम देखने को मिलती हैं। तो एंटीबायोटिक्स की वजह से हमें इसकी कॉम्प्लिकेशंस कम देखने को मिलती है और लोगों का ज्यादा भला हो रहा है एंटीबायोटिक्स की मदद से। सर आजकल जो लोग हैं वो थोड़े से अपनी हेल्थ इश्यूज को लेके इतने सीरियस नहीं हो रहे हैं। अगर उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मोस्टली उसे निग्लेक्ट करते हैं। तो सर उन्हें डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए जब टीनेजर्स को ऐसा लगे कि उनको एक्चुअली में ईयर इन्फेक्शन हो गया है? हम चंडीगढ़ में रहते हैं तो लोग अपने बच्चों के लिए तो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि इमीडिएटली दिखाया जाए, बट चाहे हम बच्चों की बात करें या टीनेजर्स की, जब भी कोई इन्फेक्शन हो, कोई भी सिम्टम जैसे पेन का सिम्टम या कान में से डिस्चार्ज का सिम्टम या सुनना कम होने का सिम्टम जब भी लगे, इमीडिएटली ईएनटी सर्जन को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक हमें इंतजार नहीं करनी चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन होंगी तभी दिखाएंगे, क्योंकि एक बार कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हीलिंग जो होती तो है बट 100% नहीं होती, तो उसमें कोई ना कोई हीलिंग प्रॉब्लम रह जाती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है, या फिर ये बार बार होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई एक भी सिम्टम नजर आए तो इमीडिएटली ईएनटी सर्जन को कांटेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर ने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखे जो हमें डॉक्टर ने अभी बताए थे तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का मामला है। तुरंत जाइए ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, उनसे बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। सर इस ईयर इन्फेक्शन को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? जो इसके सिम्टम्स हैं वो ऐसे सिम्टम्स हैं कि इमीडिएटली सामने आ जाते हैं, सिम्टम्स के साथ ही इजीली डायग्नोज किया जा सकता है। तो फिर एक बार हमने पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर ली है, उससे पता लग जाएगा कि हमें ये फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुई है या रिपीटेड इन्फेक्शन हो रही है, उसके हिसाब से ही हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं कि ये एक्यूट कंडीशन है या क्रॉनिक कंडीशन है। फिर हम ईयर एग्जामिनेशन करते हैं। ईयर एग्जामिनेशन में हम ईयर ड्रम वगैरह देखते हैं और अंदर की ईयर की स्ट्रक्चर्स देख के और डायग्नोसिस को फाइन कर लेते हैं ताकि ट्रीटमेंट में आसानी हो सके। तो डॉक्टर से हमें एक बात पता चली है जो वो बार बार हम सबको कह रहे हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखे, और जो सिम्टम्स हमें डॉक्टर ने बताए हैं वो सारे सिम्टम्स बहुत ही क्लियर होते हैं, तो जैसे ही आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखे तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। सर जैसे अभी मैंने ट्रीटमेंट बोला और हमने भी डायग्नोस की बात की, तो सर आपने हमें बताया कि जब आपको पता चलता है कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक तो आप उसके अकॉर्डिंगली उनका ईयर इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं। तो सर इसका ट्रीटमेंट है क्या?
क्या? ट्रीटमेंट के लिए यदि हम शुरू करें एक्यूट कंडीशन से, एक्यूट कंडीशंस जो हैं वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे नोज या थ्रोट की इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं, तो वो प्राइमरीली ईयर इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसलिए हम इसको ट्रीट करने के लिए नोज या थ्रोट को ट्रीट करते हैं रादर देन ईयर। तो वंस नोज और थ्रोट ट्रीट हो जाए तो ईयर अपने आप ही ट्रीट हो जाता है। तो ये तो एक्यूट कंडीशंस की है। जब कंडीशन क्रॉनिक हो जाती है तो क्रॉनिक के अब जो इन्फेक्शन है वो कान में आ गई है रादर देन गले में या नोज में, तो इसलिए हम फिर कान को प्राइमरीली कान को ट्रीट करते हैं। तो उसमें हम पस की कल्चर वगैरह करवाते हैं। कल्चर मींस के उसका टेस्ट करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक हाईली सूटेबल रहेगी इस पे, उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक शुरू करते हैं और ईयर ड्रॉप्स देते हैं। जो ईयर ड्रॉप्स हैं वो सिर्फ क्रॉनिक कंडीशंस में ही देते हैं और बाकी पस को सुखाने के लिए हम एंटीहिस्टामिन्स जैसे लेवोसिट्रिजिन वगैरह दी जाती हैं। जी जी डॉक्टर, तो चलिए और सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर चंदेश से। सर, ये जो ईयर इन्फेक्शन है, क्या इससे हियरिंग पर भी असर पड़ता है टीनेज गर्ल्स में? ईयर इन्फेक्शन में हियरिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जितनी देर ईयर इन्फेक्शन रहती है और ट्रीट नहीं होती तो हियरिंग कम होती रहती है। तो इस वजह से ईयर इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करवाना बहुत जरूरी है। जी जी, कहते हैं ना कि हमारी सेहत हमारे हाथों में ही है, हम जितनी देरी करेंगे उतना हमारा ही नुकसान होगा। सर, आजकल ये काफी ट्रेंड चल गया है कि गर्ल्स को बहुत शौक हो गया है ज्यादा पियर्स कराने का अपने कानों में। लाइक पहले सिर्फ एक ही होता था होल, लेकिन अब काफी करवाने लग गई हैं लड़कियां। तो सर, क्या ये भी ईयर इन्फेक्शन को बुलावा देती है? ऐसी आजकल गर्ल्स हमारे पास स्पेशली यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से बहुत आती हैं जिन्होंने कई पियर्स करवाए होते हैं या पियर्स करवाने आती हैं। तो हम देखते हैं कि उनके जगह जगह इन्फेक्शंस हुई होती हैं। जो कान का नीचे का पार्ट है जहां नॉर्मली ईयर पियर्स होना चाहिए, वहां का इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। पर कान के ऊपर और उसके मार्जिन्स पे जहां कई लड़कियां कई पियर्स करवाती हैं, वहां इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि कान का जो वो पार्ट है थोड़ा सा टफ होता है, हार्ड होता है और वो कार्टिलेज से बना होता है। और कार्टिलेज में कोई भी फॉरेन बॉडी बार बार टच करे तो उससे इन्फेक्शन होने का डर है और इन्फेक्शन से कान की शेप खराब होने का डर होता है। और ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि हमारे पास लड़कियां आती हैं जिनकी कान की शेप खराब हुई होती है, फिर उनको होता है कि अब इसको ठीक किया जाए। उसको 100% करना बहुत मुश्किल होता है ठीक, इसलिए जो कान की पियर्सिंग है वो नीचे ही करवाई जाए तो वो सबसे अच्छा होता है। डॉक्टर चंदेश ने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर हम ये पियर्सिंग नीचे ही करवाएं कान के तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि डॉक्टर से हमें ये भी पता चला कि उनके पास ऐसी कई लड़कियां आती हैं और ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्होंने ऊपर और मार्जिन पे पियर्सिंग कराई हुई है, जिसके बहुत ही उन्हें साइड इफेक्ट्स हुए हैं और इस कारण वे डॉक्टर के पास जाती हैं इलाज करवाने। लेकिन डॉक्टर चंदेश ने हमें ये भी बताया कि इसका इलाज पूरी तरीके से नहीं हो सकता। जिस तरह से उनके कान की शेप खराब हो जाती है वो 100% ठीक नहीं हो सकती। तो लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कान की शेप परफेक्ट रहे तो प्लीज आप पियर्सिंग इतनी ना करवाइए, जैसे हमें डॉक्टर ने बताया है मार्जिन और अपर पार्ट पे बिल्कुल भी मत करवाइएगा। सर, हमने अभी कुछ टाइम पहले ट्रीटमेंट की भी बात की थी और आपने हमें ये बताया था कि एक्यूट एंड क्रॉनिक का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो सर, क्या ये ईयर इन्फेक्शन का इलाज घर पर भी हो सकता है? ईयर इन्फेक्शन का इलाज घर पे ना किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल ईयर है, मिडिल ईयर है, इनकी अलग अलग तरह की इन्फेक्शंस हैं और पेन सब में होती है। तो घर में ये नहीं पता लग सकता कि ये कहाँ की इन्फेक्शन है। तो इसलिए यदि डायग्नोज ना हो तो ट्रीटमेंट अब घर में करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यदि पेन है तो पेन किलर ले लो घर में और कुछ नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट डे यदि आप उसी दिन नहीं जा सकते तो नेक्स्ट डे डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल सके। डॉक्टर ने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर आपको पेन है तो सिर्फ पेन किलर लीजिए घर पे और इलाज आप डॉक्टर से ही करवाइए। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे और कोई करे तो डंका बाजे। तो प्लीज आप एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाइए अगर आपको ईयर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। सर, जो टीनेज गर्ल्स ईयर इन्फेक्शन जैसे रेडनेस, ईचिंग या पस ड्रेनेज से सफर कर रही हैं, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रिकॉशंस जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल ईयर में यदि पानी कान में चला जाता है तो उससे फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए स्पेशली जब हेड वॉश करें तो कान में कॉटन रख के करें और कॉटन खाली रखी जाए कान में तो पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो कॉटन को यदि थोड़े से तेल में या वैसलीन में भिगो के कान में रखा जाए तो उससे कॉटन वाटरप्रूफ बन जाती है और पानी कान में जाने का कोई चांस नहीं रहता। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हेड वॉश के
समय कान में पानी नहीं जाना चाहिए, तो उससे बहुत सारी इन्फेक्शंस दूर हो सकती हैं। और दूर क्या, दोबारा शुरू से होती नहीं है, तो इसलिए उसके फिर ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो डॉक्टर से हमें ये पता चला कि जब कान में पानी जाता है तो उससे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हेड वॉश करते समय आप अपने कानों में कॉटन डालें, लेकिन आप सिंपल कॉटन मत डालिए, नहीं तो वो पानी अब्सॉर्ब कर लेगी। आप उसे थोड़ा सा ऑयल में डिप करके डालिए ताकि वो पानी को ना अब्सॉर्ब कर सके और आप फंगल इन्फेक्शन से बच सके। सर, पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं टीनेज गर्ल्स की जो ईयर इन्फेक्शन से सफर कर रही हैं? पेरेंट्स का मेन एम होना चाहिए कि उनको पता चले कि उनके बच्चे को, लड़की को कोई भी ईयर इन्फेक्शन है तो इमीडिएटली वो डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाएं और इंतज़ार ना करें कि अपने आप ही वो ठीक हो जाए। तो उनका सबसे बड़ा फंक्शन यही है घर में। जी, तो पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है कि अगर आपको लगता है कि आपकी टीनेज गर्ल को ये प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, देरी तो बिल्कुल भी मत कीजिए। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए, डॉक्टर की सलाह मानिए, तभी आपकी बच्ची इस पेन से मुक्त हो सकती है। सर, एंड में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि ईयर इन्फेक्शंस को बहुत सीरियसली लिया जाए और सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो प्रिवेंटिव मैंने तरीके बताए हैं तो उनको यदि सिंपल तरीके हैं जो उनको फॉलो किया जाए ताकि इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन हो ही ना। यदि इन्फेक्शन हो भी जाए तो उसको इमीडिएटली ट्रीट करवाएं ताकि वो आगे ना बढ़े। तो उससे स्पेशली सुनने की प्रॉब्लम जो आगे जाके, यदि छोटे बच्चों में हो जाए तो आगे जाके उनकी स्पीच डेवलप नहीं होती, और बड़े होके भी प्रोफेशन में बच्चे फिर या टीनेज गर्ल्स लैग बिहाइंड नहीं करती हैं, आगे जाके कोई इंटरव्यूज देनी है, कुछ करना है, तो यदि हियरिंग प्रॉपर नहीं होगी तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कोई भी इंटरव्यू में अपीयर होने का। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट इन केस यदि इन्फेक्शन होती है तो उसको इमीडिएटली ट्रीट करें। डॉक्टर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो लिसनर्स इस बात का बहुत ही तरीके से ध्यान रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।